नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आज के दूसरे टॉपिक पृथ्वी और उसका चौरिक संबंध को लेकर। पहला पॉइंट है प्रकाश चक्र, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस भाग पे पृथ्वी के जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह भाग प्रकाशित होता है, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वह भाग अप्रकाशित होता है। और इन दोनों भागों को बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे ही प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, अगला टॉपिक है। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति, और दूसरी परिक्रमण गति या वार्षिक गति। हम लोग देखेंगे। घूर्णन गति में है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इस क्रम में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह भाग दिन के उजाले में चमकता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है उस भाग में अंधेरा बना होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के कारण ही ऐसी घटना घट रही है, तो इसीलिए घूर्णन गति के कारण या ही दिन और रात होते हैं, इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहा गया है। परिक्रमण गति या वार्षिक गति। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के क्रम में यह दीर्घवृत्तीय मार्ग से परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, जिसे हम लोग अगर राउंड फिगर में बोले तो 6 घंटा। आगे है नक्षत्र दिवस। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट का अवधि होता है। मान लें, अगर पृथ्वी को अगर एक ग्लोब मान लेते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर पृथ्वी को एक ग्लोब मान लेते हैं और उसे एक सतह पे रख दें, और एक छड़ी को या स्टिक को एक खड़ा करके उसको स्थिर रख दें, और उस छड़ी के सामने से उसको घुमाना शुरू करेंगे, तो फिर से उस छड़ी के पास से गुजरने में जो समय लगता है वही यहाँ पे नक्षत्र दिवस है। और यह समय जो होता है वह 23 घंटा और 56 मिनट का होता है। सौर दिवस। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसकी परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी पूरी अवधि 24 घंटे होती है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। यानी कि एक परिक्रमा करने में, सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितने सौर दिवस होंगे? तो 365 सौर दिवस होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। अगर राउंड फिगर में कहा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। और अगर बात की जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पे किस स्पीड से घूमती है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात करेंगे हम लोग अपसौर, पेरीहेलियन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में वृत्त जो होता है वो थोड़ा गोल ना होके चापाकार टाइप का होता है। तो एक समय ऐसा आता है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा के दौरान कोई भी पिंड अगर किसी पिंड का परिक्रमा कर रहा है, तो एक समय वह सबसे नज़दीक आ जाता है और अगले समय में वह दूर चला जाता है। तो जब सबसे नज़दीक आ जाए किसी पिंड से जिसका परिक्रमा कर रहा है और सबसे नज़दीक आ जाए, तो वह स्थिति अपसौर कहलाती है, उपसौर कहलाती है। यहाँ पे देखिए, उपसौर को डिफाइन किया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिससे एक कोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे उपसौर की। पृथ्वी जब सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई की होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। आगे है एप्साइड रेखा। अपसौरिक और उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। अपसौरिक और उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड लाइन कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे। देखिए, किताबी लैंग्वेज में विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र से बनता है। इसे विषुवतीय वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पे 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है।
विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और मेरे फर्स्ट लेक्चर में ही ये बात बताया गया है। अगर किताब के लैंग्वेज को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना मान के चलिए कि अगर कोई अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश समानांतर की। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है अक्षांश रेखा कहलाता है, अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बात पॉइंट में नोट में करके लिखा हुआ है। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक रेखा और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन भारत के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। आप इसको याद रखेंगे, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। उसके बाद है भारत, और भारत के पश्चिम में ओमान है, और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई, और उसके बाद है सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मेक्सिको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे है मकर रेखा निम्न देशों से गुजरती है। अगर बात करें मकर रेखा की तो निम्न देशों से होकर गुजरती है। हम लोग सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के देशों को देखेंगे। तो ये मेरे पास एक कोड है मकर रेखा के लिए, BPAC नहीं, BPAC। बी से ब्राज़ील, पी से पराग्वे, ए से अर्जेंटीना और सी से चिली। BPAC, ठीक है। उसके अलावा अफ्रीकी देशों में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। अब फिर से चलेंगे, अब दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ चलते हैं। पहले इक्वेडोर है, फिर कोलंबिया है, फिर ब्राज़ील है। उसके बाद गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगर इतनी बात आपको नहीं समझ में आए तो सिर्फ इतना बात याद रखिए कि वह रेखा, देशांतर रेखा को पहली बात तो अंग्रेजी में देखिए लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ग्लोब पे वह रेखा जो लंबा होता है, लॉन्ग मतलब लंबा, तो जो लंबवत होता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा उसे कहते हैं जो लेटा हुआ है, यानी लैटिट्यूड से लेटा हुआ का संपर्क बना रहा है, और इस तरह से उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। आगे देखिए, इसमें आगे है देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और ये रेखाएं समानांतर नहीं हैं। ये रेखाएं उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम यानी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण उनकी गणना में कठिनाइयाँ थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए, अतः इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर तथा दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही है। देशांत गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार, अगला पॉइंट है, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो से देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो गोरे, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो जोन। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर आर्क अटलांटिक महासागर में गिन्नी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो अटलांटिक महासागर में। आप मैप में जाकर देख सकते हैं। यहाँ नोट में कुछ बातें लिखी हुई है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे भौगोलिक रेखा जाल किसे कहते हैं, तो मानचित्र या ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को। यहाँ पे है अगला पॉइंट, संक्रांति।
सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा को संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में होता है तो उत्तरायण संक्रांति, और दक्षिण में होता है तो दक्षिणायन संक्रांति कहलाता है। कर्क संक्रांति, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को। आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स नोट में भी लिखे हुए हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है तो इसका आंसर नॉर्वे होगा, और नॉर्वे में सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। अब हम लोग मकर संक्रांति की बात करेंगे। जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। विषुव की बात करेंगे, अंग्रेजी में इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। यह पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो सभी जगह दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसे क्रमशः शरद विषुव और बसंत विषुव कहते हैं। शरद विषुव कौन होगा तो 23 सितंबर वाला, और बसंत विषुव 21 मार्च वाला। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, अतः यहाँ दिन बड़े और रात छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाता है दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटा से अधिक का प्राप्त होता है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने के दिन व 6 महीने के रात्रि होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट में कुछ बातें लिखी हुई है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात बड़ा छोटा होता है। सूर्य ग्रहण, जब किसी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगे तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य के कुछ क्षणों के लिए जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छुप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से तो कभी नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा सूर्य ग्रहण के समान भी चंद्र ग्रहण आंशिक अथवा पूर्ण हो सकते हैं। आगे है समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम की ओर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है। यहाँ नोट में कुछ बातें लिखी हुई है। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम भी दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पे ग्रीनविच से 12 घंटा पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी के मध्य रात्रि होंगे, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 25 दिसंबर 2003 के मध्य रात्रि होंगे। इसका अर्थ है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो 1 दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो 1 दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाईं या बाईं ओर मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने
एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकची सागर, बेरिंग सागर व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, बेरिंग सागर में भी इसका मोड़ हुआ है। फिर यहाँ देखिए फिजी और न्यूजीलैंड के पास भी यह मुड़ी है। आगे हम लोग बात करेंगे। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें या 72 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। नोट: बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। समय जोन व मानक समय: विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यहाँ में उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 0 डिग्री देशांतर है जो ब्रिटेन में है। आगे है, प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित या में उत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशेष क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों, मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि भारत ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा कैसे आगे है। मैं वहां पे प्रूव भी कर दिया हूं। आप चाहें तो जाके वहां भी देख सकते हैं। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। नोट: कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्याख्या की गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, वहीं रूस में 11 समय जोन और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्याख्या की गई है। दोस्तों, अभी तक तो भारत में सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ भी चूँकि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो यहाँ भी बात चल रही है और हो सकता है आने वाले वर्ष में भी भारत में भी 2 मानक समय रेखा हो सके। आगे हम लोग बात करेंगे विषुवत रेखा। हम लोग जानते हैं विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कटिबंध: प्रत्येक गोलार्ध के ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। प्रत्येक गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, उन सभी गोलार्धों के ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है: उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग में मौसम सदैव गर्म रहता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत का अधिकांश भाग जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, सिवाय उत्तर के पर्वतीय प्रदेश वाला भाग, ये शीतोष्ण के भाग में आ जाते हैं। या आगे है उपोष्ण कटिबंध: 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने तक ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम होता है, क्या कहलाता है? तो उपोष्ण कटिबंध। अब हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंध: 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उनकी तिरछी किरणें होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम होता है। शीतोष्ण कटिबंध आपसे पूछा जाए तो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में। अब हम लोग बात करेंगे ध्रुवीय कटिबंध: 66 डिग्री से 90 डिग्री मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत कम होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी होती है, ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। अक्ष: आगे है अक्ष: उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है, अक्ष कहलाता है। ध्रुव: पृथ्वी पर वो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, ध्रुव कहलाता है। अक्षांश रेखा या अक्षांश: किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश वृत्त: विषुवत वृत्त के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। देशांतर: किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त है। स्थानीय समय: किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन में 12 बजते हैं। इस समय वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय: किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय
पर का स्थानीय समय ही मानक समय कहलाता है। जैसे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2 टॉपिक, एक सौरमंडल और दूसरा पृथ्वी तथा उसके सौरिक संबंधों पे चर्चा की। हालांकि मुझे भी लगता है कि ये चर्चा काफ़ी विस्तार से नहीं की गई है, और जिसका एक कारण यह भी है कि काफ़ी विस्तार से करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दोस्तों आज यह वीडियो यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और बेहतर ढंग से मैं आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।